Hello everyone, welcome back to my channel. This is me Gulshan Khatun in Easy Study by Gul. आज के इस सेशन में हम जो चैप्टर बच गए थे हमारे उसको हम कंप्लीट करेंगे. इन लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था यहाँ तक. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं. हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सॉल्यूशन. ओके, इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन टेक्स्ट के डिस्कस कर लेते हैं. First question, page number 22. First question, why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि कर्ड जो दही होता है उसे हमें मतलब खट्टा सब्सटेंस ऐसे वाली चीज़ों को हमें ब्रास या कॉपर वाले बर्तन में नहीं रखनी चाहिए. क्यों नहीं रखनी चाहिए, रीज़न हमें देने हैं. ठीक है, तो रीज़न क्या है. देखिए, कॉपर या फिर आपका ये ब्रास, ये एक मेटल का कम्बिनेशन से बना हुआ है. राइट, ब्रास जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर है ब्रास में. ठीक है, और कॉपर ये मतलब क्या है, ये दोनों मेटल है. तो देखिए, हमने पीछे पढ़ा था कि सोर वाले सब्सटेंस या कर्ड क्या है, एसिड होते हैं. इसमें क्या होते हैं, एसिड होते हैं. तो ये सारी चीज़ें जब एसिड मेटल में डालेंगे तो मेटल और एसिड के बीच में रिएक्शन होगा. ठीक है, एंड रिएक्शन होगा तो जब फूड्स हम स्टोर करेंगे अगर इस बर्तन में तो वो क्या होगा, पॉइजनस हो जाएगा एंड वो हमारे हेल्थ के लिए. Which gas is usually liberated when an acid react with a metal? Illustrate with an example. How will you taste for the presence of this gas? See, आपको पहले बताना है कि कौन सी गैस लिबरेट होते हैं जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, मेटल के साथ. तो हमने पीछे देखा था जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता था. ठीक है, इस वाली रिएक्शन में याद होगा आपको कि एसिड जब मेटल से रिएक्ट करता है क्या गैस प्रोड्यूस होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो अगर हम इसको ध्यान में रखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का. कौन सा गैस लिबरेट होता है, इट्स हाइड्रोजन गैस. आपको एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करना है, एक्सप्लेन करना है. तो आप इस एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन कर दीजिए इस एक्टिविटी में जो हुआ था आपको ये. क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस केस. मतलब आपको एक्सप्लेन करना है पूरा उस एक्सपेरिमेंट को, दिस वन. ठीक है, तो आप बता दीजिए, ये पूरा एक्सपेरिमेंट का डायग्राम बना दीजिएगा और ये पूरा सेटअप को आप एक्सप्लेन कर दीजिए कि 5 मिलीलीटर ऑफ इतना लिया मैंने टेस्ट ट्यूब में और उसमें जिंक ग्रेन्यूल डाला तो ऑब्जर्वेशन क्या आया. आपको ये क्वेश्चन वाले मार्क्स वहाँ नहीं लिखने हैं, आपको आंसर्स बताने हैं. ठीक है, जब हम बर्निंग कैंडल लेके आएंगे बबल के पास तो क्या होगा, उसमें पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. ये वाली पार्ट आप मत लिखिएगा, ये 3 वाली पार्ट. ठीक है, बस यहाँ तक लिखने के बाद आपको आंसर देने हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व. ऑब्जर्व में हमने क्या देखा था इस एक्टिविटी में कि जब हम बर्निंग कैंडल को नियर दिस बबल के फॉर्मेशन के सामने जब लाते, इस बबल के अंदर कौन सा गैस फिल था, हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस बर्निंग कैंडल के पास जैसे कांटेक्ट में आता है इट्स प्रोड्यूस व्हाट, पॉप साउंड. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बर्स्टिंग फटता है और वो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है. ये चीज़ आप इसके बाद लिख दीजिएगा. ठीक है, नेक्स्ट, metal compound A react with dilute hydrochloric acid to produce effervescence. effervescence का मतलब झाग होती है ना, उसे हम कहते हैं effervescence. The gas evolved extinguishes a burning candle. ओके, अभी इस क्वेश्चन को समझिएगा. तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक मेटल है, उस मेटल का नाम नहीं दिया, कंपाउंड ए कह दिया, ए है मान लीजिए वो मेटल, और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, तो देखिए एक मेटल है ए और वो HCl के साथ रिएक्ट कर रहा है. उसके बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, एफर्वेशन मतलब झाग प्रोड्यूस हो रहा है उस सोल्यूशन में. द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग कैंडल. बट हमें हिंट दिया है जो वो गैस निकलेगा ये दोनों के बीच में रिएक्शन होने के बाद जो गैसेस फॉर्म होंगे वो गैस क्या करेगा, बर्निंग कैंडल को बुझा देगा. ठीक है, इस तरह हमें पता है बर्निंग के लिए कौन सा गैस ज़रूरी होता है, ऑक्सीजन गैस. ठीक है, उसी तरह कोई चीज़ को एक्सटिंग्विश करने के लिए, बुझा देने के लिए CO2 गैस है जो कोई भी चीज़ को बर्निंग को बंद कर देता है. ठीक है, बर्न नहीं होने देता है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इतना हमें हिंट मिल गया कि इसमें कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, CO2. राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ़ वन ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड. तो इसमें ये भी हिंट दीजिए कि
आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने बोला है और ये बता दिया गया है कि एक जो कंपाउंड फॉर्म होगा उसमें से क्या होगा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, वन ऑफ देयर प्रोडक्ट इज कैल्शियम क्लोराइड। इट मीन्स ये कौन सा मेटल होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो अब तो आप प्रोडक्ट लिख सकते हो, दैट इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, तो ये रिएक्शंस है इनके। ओके, नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू HCl, HNO3 etc. show acidic character in aqueous solution while solution of compounds like alcohol and glucose do not show acidic character। देखिए, HCl और HNO3 ये दोनों क्या है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है जब हम इसे एक्वस सोल्यूशन मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये अपना कैसा बिहेवियर शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ऑन द अदर हैंड जब अल्कोहल एंड ग्लूकोज को देखते हैं तो ये अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, जबकि उसमें भी क्या है, हाइड्रोजन। तो हमने क्या पढ़ा था, एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करता है, वो सब्सटेंस जब डिसॉल्व होता है वाटर के साथ और हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट करता है तो उससे हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ठीक है, सो इन दोनों में हम क्या देखे हमने, इन दोनों में क्या होता है, जब भी ये वाटर में डिसॉल्व होता है HCl हाइड्रोजन डिसोसिएट करता है क्लोरीन आयन। ठीक है, वेयर एज नाइट्रिक एसिड भी क्या करता है, हाइड्रोजन आयन नाइट्रेन। लेकिन ग्लूकोज और अल्कोहल को अगर हम डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो ग्लूकोज एंड अल्कोहल हाइड्रोजन आयन नहीं डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ग्लूकोज एंड अल्कोहल हाइड्रोजन आयन को डिसोसिएट नहीं करते हैं, इसीलिए अल्कोहल एंड ग्लूकोज एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता है, दो इट हैज़ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, C6H12O6। राइट, ये ग्लूकोज है आपका। अल्कोहल में आप कुछ भी ले लीजिए, मिथेनॉल, इथेनॉल, तो हम मिथेनॉल ले लेते हैं, CH3OH। ये ग्लूकोज ले लिया मैंने, यहाँ एक मिथेनॉल कंपाउंड, अल्कोहल का एक कंपाउंड ले लिया मैंने। तो देखिए दोनों में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, राइट, लेकिन ये एसिड नहीं है, या एसिड कैरेक्टर शो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसे जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए ये दोनों ग्लूकोज एंड अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। ठीक है, जब कोई भी हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और अगर वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करता है या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, और अगर वो हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं करता है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा। क्लियर, सो हम इससे क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि ऑल एसिड्स कंटेन hydrogen but all compound containing hydrogen is not acid. All acids contain hydrogen but all compounds containing hydrogen is not acid। समझ आया ना आपको कि हर एसिड हाइड्रोजन कंटेन करता है, लेकिन हर वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन कंटेन करता है वो ज़रूरी नहीं कि वो एसिड होगा, क्योंकि वो अगर जब तक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक वो एसिड नहीं कहलाएगा, ना ही वो एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज एसिड प्रोड्यूस व्हाट, आयनिक कंपाउंड, दैट इज हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन। ठीक है, इसलिए जितने भी एसिड होते हैं वो क्या कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए आयंस का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज द कलर ऑफ द ड्राई लिटमस पेपर? इस एक्टिविटी में हमने देखा था कि जब ड्राई गैस पास होता है ड्राई लिटमस पेपर से तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आया था। ठीक है, लेकिन जब हम लिटमस को वाटर में डिप करके लेके आते हैं, मतलब इसे भिगा लेते हैं, तब क्या देखा था हमने, ये अपना कलर चेंज कर रहा था। ठीक है, तो रीज़न ये हुआ कि ड्राई गैस हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट नहीं करता है,
ड्राई लिटमस पेपर के साथ एंड इसीलिए वो अपना कलर चेंज नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट, while diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to acid? हमने इस पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि जब भी एसिड को डाइल्यूट करना होता है, वाटर को एसिड में नहीं मिलाया जाता है, वाटर में एसिड को मिलाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एसिड क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे कि if water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once, and this heat changes some of the water to steam explosively, which can splash acid on one's face or clothes and cause burns, right? इसलिए हमें एसिड में वाटर को मिक्स नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज डाइल्यूटेड? देखिए, आपको बताना है कि हाइड्रोनियम आयन का जो कंसंट्रेशन है इसमें कैसे अफेक्ट होता है, इसमें कैसे चेंज आ जाता है जब हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं। एसिड को डाइल्यूट करने का मतलब क्या था? डाइल्यूटेड का मतलब होता है, अगर डाइल्यूटेड एसिड है तो मतलब एसिड के कंपेयर में वाटर ज़्यादा है अमाउंट में एसिड के, तो उस सोल्यूशन को हम डाइल्यूटेड एसिड कहते हैं। और कंसंट्रेटेड किसे कहते हैं? जब कोई सोल्यूशन में वाटर कम होते हैं, एसिड ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेटेड। ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या क्वेश्चन में बोला है कि अगर हम जब कंसंट्रेटेड हाइड्रोनियम आयन, मतलब जब हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है, मतलब एसिड है वो, ठीक है, उसमें कंसंट्रेशन इसका हाइड्रोनियम आयन का ज़्यादा है, तो जब हम उस एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो इस हाइड्रोनियम आयन में क्या इफेक्ट आता है, हमें ये इसका रीज़न देना है। देखिए, हाइड्रोनियम आयन अगर वो कंसंट्रेटेड है तो मतलब O+, इसका अमाउंट क्या है? ज़्यादा है अगर वो कंसंट्रेटेड है तो। अब इसे हमें क्या करना है? इसे हमें डाइल्यूट करना है। तो जब हम वाटर ऐड करेंगे इस सॉल्यूशन में तो इसका अमाउंट क्या होगा? कम होते जाएगा। ठीक है, यही इफेक्ट होगा, तो हाइड्रोनियम आयन का अमाउंट क्या होगा? ऑटोमेटिक कम होगा, तभी तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होगा, है कि नहीं? कि देखिए, हम कब बोलते हैं कि कोई सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है? स्ट्रॉन्ग और वीक जो हम डिसाइड करते हैं प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम के ऊपर। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर हाइड्रोनियम आयन कम है तो वो वीक एसिड है। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे अब कि कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट जब किया जाता है, मतलब वाटर जब इसमें ऐड किया जाता है, तो इसका अमाउंट ऑटोमेटिक क्या होगा? कम होते जाएगा, तभी वो डाइल्यूट होगा। क्लियर है? व्हेन ए गिवन अमाउंट ऑफ एन एसिड इज एडेड टू वाटर, देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस पर वॉल्यूम, ठीक है, of the solution. On dilution, the number of hydronium ion per volume decreases and hence concentration is also decreases. ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। Question number 6. How is the concentration of hydroxide ion affect when excess base is dissolved in a solution of sodium? एक बीकर है, इसमें ऑलरेडी कौन सा सोल्यूशन प्रेजेंट है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आप सबको पता है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, राइट। स्ट्रॉन्ग बेस से क्या मतलब है? जिस तरह अभी मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड से क्या मतलब था, सेम मतलब यहाँ भी है। देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। कब बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग बेस? जब हाइड्रोक्साइड का आयन ज़्यादा होगा, और वीक बेस जिसमें हाइड्रोक्साइड का आयन कम होगा। दोनों में है हाइड्रोक्साइड आयन, बट एक में ज़्यादा है। जब हम इसमें बेस ऐड करेंगे, कोई भी एक बेस ऐड करते हैं एक्सेसिवली, तो क्या होगा? हाइड्रोक्साइड के आयन इंक्रीज होने लग जाएंगे। ऑलरेडी तो है अमाउंट, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, सो ऑलरेडी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग बेस, और इसमें हम फिर ऊपर से अगर हम बेस ऐड करते हैं तो क्या होगा?
हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, OH का आयन बढ़ जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन में। लेकिन ये कब तक होगा, एक लिमिटेड अमाउंट में ही आप ऐड कर सकते हो, उसके बाद ये कांस्टेंट। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीज व्हेन एक्सेस ऑफ बेस इज डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, ओके, in the solution of sodium hydroxide, but it happens to a limited extent only, okay, after which the concentration. So चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। चलिए देखिए, स्ट्रॉन्ग एक एसिड और बेस, हमने अभी तक पढ़ा था कि एसिड्स बेस क्या होते हैं, एसिड्स में किसका डिसोसिएशन होता है और बेस में किसका डिसोसिएशन होता है, राइट। एसिड में हमने देखा था एसिड हाइड्रोजन आयन गिव करता है, डिसोसिएट करता है, और बेस हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब वो कितना एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये हम कैसे बोलेंगे, है कि नहीं। क्या हर एसिड सेम कंसंट्रेशन है, क्या हर एसिड, क्या जितने भी एसिड है लैब में, क्या वो सेम वे में रिएक्ट करते हैं, राइट, नहीं ना, ठीक है। जितने भी एसिड और बेस होते हैं, दो दे ऑल आर एसिड्स बट देयर रिएक्शन विद डिफरेंट मेटल्स इज डिफरेंट, राइट। जो आप देखोगे हर एसिड के बीच में कॉमन था हाइड्रोजन आयंस कॉमन था, और हर बेस में क्या कॉमन था, हाइड्रोक्साइड आयन, राइट। तो अब हम देखते हैं कि एसिड्स कितने स्ट्रॉन्ग होता है और बेस कितना स्ट्रॉन्ग होता है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। चलिए इस चीज़ का हम आंसर फाइंड आउट करते हैं आगे। See, we know how acid-base indicators can be used to distinguish between an acid and a base. हाँ, हमें ये तो पता है कि हम एसिड बेस को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग इंडिकेटर्स, राइट, कि ये एसिड है ये बेस है, इंडिकेटर्स का यूज़ करके हमने ये देखा था। We have also learned in the previous section about dilution and decrease in concentration of hydrogen ion and hydroxide ion in the solution. Yes, हमने ये भी देखा कि हम कैसे डाइल्यूट करके हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को कम कर सकते हैं। देखिए डाइल्यूशन का मतलब ही है कि आप हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को आप कम कर रहे हो, मतलब वाटर का अमाउंट उसमें इंक्रीज हो रहा है। कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, लेकिन क्या हम क्वांटिटेटिवली ये पता कर सकते हैं कि वो आयंस कितने अमाउंट में प्रेजेंट है सोल्यूशन में। कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग ए गिवन एसिड्स और बेस इज, और क्या हम ये भी बता सकते हैं कि वो एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है। चलिए देखते हैं आगे। वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज़ ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। यस, हम ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स का यूज़ करके, ठीक है, which is a mixture of several indicators. ये universal indicator is a mixture of several, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर है ये, ठीक है। The universal indicator shows different colors at different concentration of hydrogen ion in the solution, ठीक है। क्लियर है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर डिफरेंट कलर शो करता है डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के प्रेजेंस में। अगर हाइड्रोजन आयंस कम है तो कलर कुछ और होगा, अगर हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा है तो कलर कुछ और शो करेगा, ठीक है। ए स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। तो हाइड्रोजन आयन को मेजरमेंट, मतलब उसका अमाउंट को मेज़र करने के लिए एक स्केल है जिसे हम क्या कहते हैं, पीएच स्केल। क्या नाम रखा गया, पीएच स्केल। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पीएच, सी द पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंस। ये पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस, ठीक है। पी क्या के लिए स्टैंड है, पोटेंस। इसका मतलब क्या होता है, पावर, और पावर किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का पावर कितना है, इससे इस स्केल से हमें पता चल जाएगा हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट के बारे में। On the pH scale, we can measure pH generally from 0 very acidic to 14 very alkaline, ठीक है। इस pH स्केल में नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेके 14 तक है। जो 0 होगा, जो दैट इज सबसे लोएस्ट वैल्यू, बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू 14 सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अल्कलाइन मतलब बेस। शुड बी thought of simply as a number which indicates the acidic
और बेसिक नेचर ऑफ ए सोल्यूशन। ठीक है, पीएच क्या करता है, पीएच सिंपली क्या का नंबर को इंडिकेट करता है, एसिड। पीएच में क्या है, सिंपल नंबर गिवन है, जो वो नंबर से हम पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि बेसिक है सोल्यूशन। ठीक है, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू। यस, अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, लो होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, याद रखना। अगर हमने अभी देखा एक स्केल्स गिवन है, ठीक है ना, इसका सबसे हाई लोएस्ट वैल्यू 0 है और सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 14 है। ओके, तो ये सबसे लोएस्ट वैल्यू सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये सबसे हाईएस्ट जो वैल्यू है दैट इज़ 14, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, इसको हम एल्केलाइन भी कहते हैं। हाँ, 1 1 2 3 4 5 6 and 7, then 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, सो दिस 7 वैल्यू, मिडिल में जो सबसे वैल्यू है दैट इज 7, इट्स न्यूट्रल। ठीक है, ना ये एसिडिक शो करता है, ये वैल्यू जो 7 वैल्यू है ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो हम 7 के राइट साइड जाएंगे तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और 7 के लेफ्ट साइड मूव होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वैल्यू, नंबर के वैल्यू का, तो देखिए आप इस तरफ जा रहे हो तो वैल्यू क्या हो रहा है, नंबर्स के वैल्यू डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। 7 से 6 5 4 3 2 1 0, राइट। लेकिन एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर आप इस तरफ जा रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है। हाँ, नंबर अगर हम देखते हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रहा है। राइट साइड भी सेम हो जाएगा। इस तरफ हम क्या देख रहे हैं, नंबर का वैल्यूज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और बेस का कैरेक्टर क्या होगा, अगेन इंक्रीज होगा। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होगा, जिसमें हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन आयंस के बेस में हम इस स्केल को पूरा स्टडी करना है। हमें इस पूरे स्केल को हाइड्रोजन आयंस के बेस पे सिर्फ देखना है, नॉट हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, रिमेंबर दैट। तो इस तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन का आयंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन का आयंस क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि इधर बेसिक कैरेक्टर है ना, इसीलिए। ठीक है, बस आपको हाइड्रोजन के टर्म्स में याद रखना है, ये पूरे को हमको। सी, हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इज द पीएच वैल्यू, है कि नहीं। अगर आपका हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होगा, मतलब इधर आइए 0 में देख लेते, तो इसमें क्या होगा, वैल्यू, इसमें हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है लेकिन वैल्यू तो कम है ना, पीएच का वैल्यू क्या है, कम है। अगर हम 1 देखते हैं तो 1 का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू का बात हो रहा है, 1 2 3। ओके, तो ये वैल्यू कम है, बट इसमें सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे 4 के कंपेयर में, है कि नहीं, राइट। सी, द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। देखो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना है, 7। वैल्यूज लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एन एसिडिक सोल्यूशन। ये 7 से जो लेस देन वैल्यू है वो एसिडिक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरफ। ठीक है, as the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in hydroxide ions concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali, मतलब base, right। लेकिन हम 7 के राइट साइड मूव होते हैं तो हमें हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो देखिए ये है पीएच स्केल, आप इसको समझिए थोड़ा। दिस इज 7 न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल याद रखिएगा, 7 वैल्यू पे क्या होता है सोल्यूशन, कोई भी वैल्यू 7 आता है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल। ठीक है, और 14 होने से बेस, 0 होने से एसिड। 7 से लेके 0 तक सब एसिडिक कैरेक्टर है, लेकिन सबसे हाईएस्ट किस तरफ होंगे, जैसे जैसे आप 7 से इधर जाओगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, देखो इन एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, राइट, इस तरफ। और हम जैसे राइट साइड मूव ऑन होंगे बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, राइट। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है, देखिए। ठीक है, और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है मतलब देखिए ये टेबल, हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है ना, राइट। तो यहाँ देखिए इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इधर
अगर आप हाइड्रोजन आयन के टर्म्स में देखोगे तो इधर हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रहा है और इधर डिक्रीज हो रहा है हाइड्रोजन आयन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं एक्टिविटी 2.11। टेस्ट द pH वैल्यू ऑफ सोल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द नेचर ऑफ ईच सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए इस टेबल में गिवन है सोल्यूशंस गिवन है, आपको कलर ऑफ pH बताना है। ठीक है, रेड टू ब्लू होगा या ब्लू टू रेड होगा, राइट, एंड अप्रॉक्सीमेट pH वैल्यू एंड नेचर ऑफ सब्सटेंस। तो देखिए ये तो आप खुद करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अपने आप कीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चीज़ ऐसी है जो आपके पास अवेलेबल है और आप टेस्ट कर सकते हो। हाँ, आपके पास pH पेपर होना चाहिए, वो आप देख लीजिएगा। सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले सलाइवा का pH आपको टेस्ट करना है। तो जनरली खाने से पहले सलाइवा का जो pH का रेंज होता है वो कितना आता है, 7.4। ठीक है, तो देखिए आपको तो पहले ये मैंने बता दिया, ये स्केल पूरी अच्छी तरह से पता होना है। 1 2 3 4 5 किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या है, एसिडिक होंगे। ठीक है, 7 क्या है, न्यूट्रल, देन 8 9 10 11 12 13 14। तो ये 7.4 है। हमने देखा पीछे pH स्केल पे अगर 7 होता है, एग्जैक्ट 7 होगा तो वो क्या होगा, न्यूट्रल, लेकिन 7.4 मतलब ये राइट साइड जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेसिक इन नेचर। ठीक है, और अगर आफ्टर खाने के बाद आप अपनी सलाइवा को अगर टेस्ट करोगे तो उसका pH कितना मिलेगा आपको, अप्रॉक्स 5.8। ठीक है, तो अगर 5.8 हम देखें तो वो किस तरफ है, इस तरफ है, 7 के लेफ्ट साइड, राइट। तो 5.8 मीन्स एसिडिक इन नेचर, राइट। ठीक है, लेमन जूस खट्टा होता है टेस्ट में भी, और हमें पता है ये एसिडिक है, बट इसका pH अगर आप चेक करोगे तो कितना दिखाएगा, 2.5। तो 2.5 किस तरफ है, अगेन इस तरफ है, तो ये भी क्या है, एसिड। ठीक है, कलर, जितने भी कोल्ड ड्रिंक होते हैं जो कलरलेस होते हैं उनका अगर आप टेस्ट करोगे तो उसका भी कितना आएगा, 2.5 pH, दैट इज एसिडिक। ठीक है, कैरोट जूस उसका कितना आएगा pH, 6.2, 6.2 अगेन एसिड। कॉफ़ी जो हम पीते हैं, कॉफ़ी का कितना है, 4.6, दैट इज एसिडिक। टोमेटो जूस दिस इज ऑल्सो 4.3। मतलब देखो आप इस तरफ जितना जा रहे हो आप स्ट्रॉन्ग एसिड के पास जा रहे हो। ठीक है, टेप वाटर जो पाइप में पानी आते हैं वो जनरली न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, दैट इज 7 न्यूट्रल। सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस में आता है, इसलिए 13 है, देखो इसका pH। HCl ये तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में काउंट होता है, दैट इज 1 एसिड। ओके, 7 प्योर वाटर और ब्लड, उसका कलर में देखिए कैसा दिखा रहा है, ग्रीन कलर, और रेंज 7.4। प्योर वाटर ब्लड का रेंज कितना है, 7.4। ठीक है, देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना है, 10, कलर भी आप देखिए इसका। एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन अबाउट 14। ठीक है, 14। देन गैस्ट्रिक जूस जो हमारे पेट में होते हैं ना, गैस्ट्रिक जूस, वो कितना है, अबाउट 1.2। ठीक है, एंड लेमन जूस अबाउट 2.2। ठीक है, 2.2 2.5 अब ऐसे ही कुछ नियर होता है अप्रॉक्स। ठीक है, सो ये सी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस्ड। एसिड्स का हाइड्रोजन आयंस पर डिपेंड करता है और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, if we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then this produce different amount of hydrogen ion. Yes, बोला, देखिए अगर आप मान लीजिए 1 मोल हमने लिया, 1 मोल क्या लिया, HCl लिया, और दूसरी तरफ 1 मोल हमने एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हमने और एसिटिक एसिड लिया, राइट। लेकिन अगर आप इसका प्रोडक्शन देखोगे तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन HCl प्रोड्यूस करेगा,
ठीक है। कंसंट्रेशन मतलब किसका ज़्यादा हाइड्रोजन आयन होगा, दोनों में से इसका होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, ठीक है। सो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है। सो एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड and acids that gives less hydrogen ion are said to be weak acid. Clear? Can you now say what weak and strong bases are? तो आप अगर इसको समझ गए हो तो आप अब ये बता सकते हो कि strong base और weak base में क्या होता है। सेम कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना। strong जैसे कि base भी दो टाइप का है ना, strong and weak, ठीक है। तो हम स्ट्रॉन्ग बेस कब कहेंगे, जिसका प्रोडक्शन हाइड्रोक्साइड का ज़्यादा होगा और वीक में क्या होगा, इसका कम होगा, लेस होगा, ठीक है। लेस अमाउंट हाइड्रोक्साइड आयन क्या होगा, इसमें लेस अमाउंट प्रोडक्शन होगा, इसमें लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन होगा। सेम चीज़ है। तो स्ट्रॉन्ग बेस उसे कहेंगे जिसमें OH माइनस ज़्यादा है और वीक जिसमें ये कम है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ। तो अभी हमने जो pH देखा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में भी pH का देखिए रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। सी द नंबर 1, यहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप अच्छे से इसको भी समझिए। आर प्लांट्स एंड एनिमल्स pH सेंसिटिव? क्या प्लांट्स एंड एनिमल्स भी pH के सेंसिटिव है? सी आवर बॉडी वर्क्स विद इन द pH रेंज ऑफ 7.0 to 7.8, ठीक है। हम लोग का जो बॉडी, ह्यूमन बींग की जो बॉडी है, किस रेंज में वर्क करता है, 7 से लेकर 7.8 तक, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, ठीक है। लिविंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसका pH में हल्का सा चेंजेस आया है तो वो सर्वाइव हो जाएगा, बट बहुत लार्ज अमाउंट में pH में चेंजेस आएगा तो इट्स नॉट गुड फॉर देम, ओके। व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। जब रेन वाटर का pH 5.6 से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं, राइट, क्योंकि उसमें एसिड अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर इट लोअर्स द pH ऑफ द रिवर वाटर, ठीक है। और वही एसिड रेन जब रिवर में फ्लो होकर जाता है तो होल रिवर वाटर का भी pH का वैल्यू क्या हो जाता है, कम कर देता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से जितने भी वहाँ एक्वेटिक मतलब रिवर में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये रेन वाटर पूरे उस ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट करता है, ठीक है। सो द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट, राइट। सी व्हाट इज द pH ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड? Plants require a specific pH range for their healthy growth. To find out the pH required for the healthy growth of a plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in activity 2.12. Okay. Now also you can note down which plants are growing in the region from which you have collected the soil. तो ये आपके लोकल एरिया पे डिपेंड करता है, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ का सॉइल कलेक्ट कीजिए, उसे चेक करना है आपको, उसका pH को चेक करना है एंड आपको उसके बेस पे इस एक्टिविटीज़ को फॉलो करके करना है, ठीक है। 2 ग्राम ऑफ सॉइल लेना है टेस्ट ट्यूब में एंड 5 मिलीलीटर ऑफ वाटर उसमें मिक्स करना है। फिर उसे अच्छे से चेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, उसको अच्छे से चेक कर लेना है। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब, फिर फिल्टर करके जो कंटेंट मिलेगा हमें फिल्टर पेपर में उसे सेपरेट करके टेस्ट ट्यूब में रख लेना है। चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, फिर उस फिल्ट्रेट जो फिल्टर होके हमें जो रिमेनिंग मिल गया था उस चीज़ को अब हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर से चेक करना है। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? फिर आपको उस बेस पे बताना। द कलर ऑफ फिल्ट्रेट पेपर टू ग्रीन, ठीक है, वो कैसा चेंज में आएगा, पेपर का जो कलर होगा वो ग्रीन कलर में चेंज होगा। यूनिवर्सल इंडिकेटर में अगर हम उस फिल्ट्रेट को चेक करेंगे तो वो कैसा कलर में चेंज होगा, ग्रीन कलर में चेंज होगा, ठीक है। और एक नॉर्मल सॉइल का जो रेंज होता है pH वो 5.5 इसको आप याद रखिएगा, pH कितना होता है एक नॉर्मल सॉइल का, 5.5 to 7.5 तक के बीच में होता है, ठीक है। ये रेंज है, जस्ट गिवन है, किसी का आप देखिए, अब आपके रीजन में कुछ और आ सकता है, आपने टेस्ट किया और उसका रेंज इसके बीच आ रहा है तो
चीज़ का रेंज का कलर क्या होगा, दिस इज़, देखिए 5 से लेके अगर हम 8 9 तक ऑलमोस्ट कैसा कलर का, ग्रीन कलर का है ना, तो 5.5 से लेके 7.5 तक का रेंज होता है नॉर्मल सॉइल का, और वो कलर कैसा चेंज करेगा जब आप इस फिल्ट्रेट का चेक करो, ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, pH in our digestive system. It is very interesting to note that our stomach produce hydrochloric acid. Yes, हमने ये बायो में पढ़ा है कि स्टोमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जूनियर क्लास में भी आपने पढ़ा है और बायो में भी आप पढ़ोगे। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड देखिए जिसका pH वैल्यू 1 होता है, ये इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये हमारे स्टोमक में प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, और ये फिर भी हमें कोई हार्म नहीं करता है, राइट। तो ये ऐसे कैसे होता है, देखिए ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब इंडाइजेशन प्रोसेस, जब डाइजेशन अच्छे से नहीं होता है तो हमारे स्टोमक में क्या होता है, बहुत टू मच एसिड्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एंड इसकी वजह से हमें बहुत पेन और इरिटेशन भी होता है। सो टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, तो इस पेन से रिलीफ मिलने के लिए, ठीक है, हमें देखिए एसिडिटी मतलब एसिड ज़्यादा हो गया ना हमारे स्टोमक में, तो अब इस एसिड को इफेक्ट को कम करने के लिए हमने पढ़ा था एसिड का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कैसे किया जाता है, बेस के साथ, ठीक है। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे, ठीक है। सो पीपल यूज़ बेस कॉल्ड एंटा एसिड। क्या यूज़ किया जाता है, एंटा एसिड। ये याद रखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एसिडिटी को कम करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, बेस यूज़ किया जाता है, दैट इज़ एंटा एसिड। दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज़ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, a mild base is often used for this purpose, ठीक है। सो ये एंटा एसिड्स जब हम लेते हैं ये क्या करता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये माइल्ड बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, ये माइल्ड बेस है एंड इसको भी हम यूज़ करते हैं। pH चेंज एज द कोज ऑफ टूथ डिके। देखिए pH, टूथ डिके जब होता है, हमारे दांत जब खराब हो जाते हैं तब क्या होता है, pH जो एक नॉर्मल pH होना चाहिए हमारे माउथ का, वो pH चेंज हो जाता है। देखिए टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द pH ऑफ माउथ इज़ लोअर देन 5.5। यस, अगर हमारे नॉर्मल अगर pH आप माउथ का देखो तो कितना होता है, ये आपको pH बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को जहाँ जहाँ pH गिवन है आपको उसको याद रखना है। तो नॉर्मल माउथ का pH कितना होता है, 5.5। टूथ इनामेल मेड अप ऑफ कैल्शियम, टूथ एनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट, ठीक है, किसका बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। आपके जो हमारे टीथ होते हैं उसके ऊपर एक वाइट कलर का शाइनिंग दिखाई देता है, लेयर चमकते हुए दिखाई देता है ना, तो वो किसका होता है, यही कैल्शियम फॉस्फेट होता है बना, ठीक है, इसी का होता है। इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। आपको पता है अगर पूछा जाता है एग्जाम में हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारे बॉडी में क्या है, इट्स ए व्हाट, टूथ एनामल। क्या है ये, टूथ एनामल, ठीक है। ये क्या का बना हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। कैल्शियम फॉस्फेट का एक लेयर, क्रिस्टलाइन लेयर होता है जिसकी वजह से हमारे दांत चमकते हैं। हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है ये हमारे बॉडी में। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, बट इज कोरोडेड व्हेन द pH इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन ये कोरोड हो सकता है, ठीक है, मतलब इसका लेयर बाय लेयर ये ख़त्म हो सकता है। कैसे ख़त्म हो सकता है, जब हमारे माउथ का जो नॉर्मल pH होता है उससे अगर ये pH बिलो हो गया, तो दैट इज़ 5.5 से बिलो अगर होता है तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। सो जब हम खाना खा लेते हैं या कुछ चीज़ खाने के बाद अगर माउथ वॉश नहीं करते हैं तो क्या होता है, हमारे माउथ में ऑलरेडी कुछ नेचुरल बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, उस फूड्स का पार्टिकल्स अगर हमारे खाने के बाद मुंह में रह जाता है कुछ पार्टिकल्स कहीं पे फंस के, तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उस फूड्स के पार्टिकल्स को खाने लगते हैं। एंड ड्यूरिंग जब वो उसको खाते हैं तो वो कुछ सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं
बैक्टीरिया हमारे जो माउथ में होता है वो करता है एसिड प्रोड्यूस करता है। क्यों? जो हमारे फूड्स या शुगर के पार्टिकल्स मुंह में रह जाते हैं ना, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। एंड उसकी वजह से हमारे टीथ का जो एनिमल का लेयर होता है वो भी डिग्रेड होने लगता है, ठीक है, लेयर बाय लेयर ख़राब होने लगता है। माउथ का पीएच हमारा कम ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आफ्टर ईटिंग फूड और एनीथिंग वी हैव टू गार्गल आवर माउथ, ओके। अगर आप ब्रश नहीं कर सकते हो तो कम से कम गार्गल कर लो, ठीक है ना, अच्छे से। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक, तो देखो टूथपेस्ट जो हम यूज़ करते हैं उसका नेचर कैसा होता है? बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके, तो वो बेसिक इन नेचर होता है। जब हम ब्रश करते हैं अपने दांत को साफ़ करने के लिए तो वो क्या करता है? एसिड जो बैक्टीरिया रिलीज़ करता है और जो हम टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो दोनों मिलके न्यूट्रलाइज हो जाए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल्स वेलफेयर, देखिए प्लांट्स एंड कुछ प्लांट्स और एनिमल्स भी जो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या रिलीज़ करते हैं? एसिड रिलीज़ करते हैं। देखिए, हैव यू एवर बीन स्टंग बाय ए हनी बी? यस, ये तो सबको ही फैमिलियर है इस चीज़ से। हम लोगों को कभी ना कभी पूरे अपने लाइफ में एक बार तो हनी बी ने काटा ही है, ठीक है। और वो क्या करता है जब काटता है, कितना ज़्यादा फूल जाता है ना कहीं भी जब वो कट करता है, काटता है हनी बी। देखिए वो एक्चुअली क्या करता है, हमारे बॉडी में एसिड इंजेक्ट कर देता है, ठीक है। देखिए, बी स्टिंग लीव्स an acid which causes pain and irritations. Use of a mild base like a baking soda on the surface area give relief. Stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid causing burning. तो आपको ये याद रखना है जब भी हमें हनी बी या कोई देखो कोई पेड़ पौधा होता है जिसका कुछ लीव्स होते हैं उसमें भी कुछ काटा काटा होता है छोटा छोटा, और कभी कभी वो जब लग जाता है हमारे हाथ में बहुत हमें दर्द होता है, ठीक है, उंगली में या कहीं लग गया तो वो क्या एक्चुअली उसमें क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिड्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बेकिंग सोडा को जहाँ पे हमें चोट लग गया या जहाँ पे वो लीव का कांटा हमें घुस गया या हनी बी ने काट लिया, वहाँ पे अगर हम बेकिंग सोडा को रब करेंगे तो वो रिलीफ हमें मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एसिड, बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस होता है, और बेस एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। सो एक इस लीव से भी हमें क्या होता है? बहुत बर्निंग होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा एसिड होता है? इस लीव्स के अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, ये याद रखिएगा आप। हाँ, नेटर लीव्स कौन सा इंजेक्ट करता है? एसिड, मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें हाथ में बर्निंग सेंसेशन होता है, बहुत जलन होती है हमारे हाथ में, राइट। चलिए नेक्स्ट पीछे, नेटल इज ए हर्बिसियस प्लांट। नेटल क्या है? ये एक हर्बिसियस प्लांट है विच ग्रो इन द वाइल्ड, जो जंगल में मिलता है, हमें जंगल में ही ग्रो होता है। लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, इसके लीव्स में क्या होता है? पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली, अगर हम इसे गलती से टच भी कर देंगे तो हमें बहुत ही दर्द होगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सिक्रेटेड बाय देम। क्यों होता है? क्योंकि उस कांटा से जब हमें लगता है हमारे हाथ में तो वो क्या इंजेक्ट करता है हमारे बॉडी में? मिथेनोइक एसिड, ठीक है। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of dog plant. तो देखिए इस चीज़ को, मेथेनोइक एसिड को ट्रेडिशनली हम इसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं? एक और प्लांट है डॉग प्लांट जिसे कहते हैं। इस प्लांट को अगर हम लेके इस जहाँ पे हमें नेटल प्लांट का ये कांटा लग गया है वहाँ अगर रब करेंगे डॉग प्लांट के लीफ से तो हमें न्यूट्रलाइजेशन होगा और हमें रिलीफ मिल जाएगा उस पोर्शन में जहाँ पे कांटा लगा है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये याद रखिएगा। देखिए जहाँ पे नेटल प्लांट होता है ना वहीं पे ये डॉग प्लांट भी मिलता है। जहाँ पे ये ग्रो होता है उसी के आसपास आपको डॉग प्लांट भी ग्रो होते हुए मिलेगा। तो अगर मान लीजिए आपको नेटल प्लांट से लग गया तो आसपास डॉग प्लांट भी होगा, उससे भी आप लेके अपना न्यूट्रलाइजेशन कर लीजिए, ठीक है, आपको फिर आराम मिल जाएगा उससे, राइट। सो कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट्स? तो आपको बताना है कि डॉग प्लांट्स का नेचर कैसा है, मतलब वो एसिड है ना बेस है? इट्स ऑब्वियस, इट्स व्हाट? बेसिक, क्योंकि हमें नेटल प्लांट से क्या मिला था? एसिड मिला था। तो ऑफ कोर्स डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा? क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कौन करता है? बेस। सो डॉग प्लांट क्या हो जाएगा? बेसिक इन नेचर, राइट। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इट इफ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट व्हाइल ट्रेकिंग। नेक्स्ट, सम नेचुरल अकरिंग एसिड्स, कुछ नेचुरली जो एसिड्स ऑकर होते हैं हमारे नेचर में देखा है, विनेगर,
ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड्स होता है? एसिटिक एसिड्स। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड। टेमरिंड में कौन सा एसिड होता है? टार्टरिक एसिड। टोमेटो, ऑक्जेलिक एसिड। नेक्स्ट, सोर मिल्क, दैट इज दही, राइट, कर्ड, लैक्टिक एसिड। लेमन, साइट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, जो चींटी हमें काट लेता है, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। ओके। एंड नेटल स्टिंग, अगेन मिथेनोइक एसिड। तो आपको ये याद रखना, एग्जाम में ऑप्शन एमसीक्यू फॉर्म में दे सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट है। यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी। देखिए आपके पास दो सोल्यूशन है, ए एंड बी। द pH ऑफ सोल्यूशन ए इज 6। इसका pH कितना है? इसका pH है 6 और इसका 8। इसका pH कितना है? सोल्यूशन ए का pH 6 है, सोल्यूशन बी का pH 8 है। विच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो आपको बताना है किस में हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो आप वैल्यूज़ देखिए, 6 एंड 8। 6 वैल्यू 7 से कम है ना, तो ये क्या होगा? इसमें ये एसिडिक है, तो एसिडिक है। और ये क्या? पहले तो आप ये पता कीजिए कौन एसिड है कौन बेस है। ये क्या है? एसिड है। ठीक है, और ये क्या है? बेस है, क्योंकि 7 के लेफ्ट साइड 6 एसिड था और 7 के राइट साइड 8 क्या था? बेस था। तो इससे कॉमन है, आपको पता है इन दोनों में से सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन किस में होगा? जो एसिडिक है, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन आयन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, विच ऑफ दिस एसिड्स एंड विच वन इज बेस। तो आपको पता है ये एसिड है और ये बेस है। क्लियर। नेक्स्ट, what effects does the concentration of hydrogen ions have on the nature of the solution। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन क्या इफेक्ट करता है सॉल्यूशंस के ऊपर? अगर हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक होगा। तो आप इसको सिंपल से कैसे लिखोगे? मोर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हायर द एसिडिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। सिंपल। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? मोर द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन higher the acidic nature of the solution. Clear? Next, question number 3. Do basic solution also have hydrogen ion solution? देखिए इसमें भी पूछ रहा है, अगर कोई solution बेसिक वाला है तो क्या उसमें भी हाइड्रोजन आयंस है? इफ yes, then why are this basic? अगर है तो वो बेसिक क्यों है? तो फर्स्ट आंसर इज yes। तो पहला आंसर क्या होगा? yes, हाइड्रोजन आयन बेसिक सोल्यूशन में भी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा हमें? तो वाई, अगर है तो वो बेस कैसे हुआ? देखिए वो बेस इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन आयंस तो है, लेकिन उससे ज़्यादा क्या है? उसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, इसीलिए वो क्या है? बेस है, एसिड नहीं है। बट हाइड्रोजन आयन है, बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर है? बट दिस फार लेस in number than hydroxide ion that is responsible for their basic nature. ठीक है। Question number 4. Under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his fields with quick lime or slack lime or chalk? So under what soil condition do you think a farmer would treat the soil of his field with quick lime or slack lime or chalk? तो कौन से कंडीशन में, किस कंडीशन में करेगा? अगर सॉइल बहुत ही एसिडिक हो जाता है, सॉइल का नेचर कैसा हो जाता है? अगर सॉइल का नेचर अगर टू मच एसिडिक हो जाएगा, क्विक लाइम, स्लैक लाइम या फिर चॉक का यूज़ किया जाएगा। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक देन इट इज ट्रीटेड material like quick limes or slack lime or more about salts। तो अब हमें salts के बारे में देखना है। In the previous section we have seen the formation of salts during various reaction, right? हमने पीछे बहुत सारे रिएक्शन देखा और उन सारे रिएक्शन में हमें ये देखा कि सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था, राइट? सो लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, सॉल्ट का प्रिपरेशंस, उसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस।
चलिए इसे हम इस एक्टिविटी से समझते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, एक्टिविटी 2.3। सो देखिए, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट के क्या क्या फैमिली। पहले तो आपको पता होना सॉल्ट कब बनता है। देखिए सॉल्ट्स कब बनता है, जब सॉल्ट एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं एक साथ तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं, है कि नहीं। अब हम ये सॉल्ट का फैमिली देखते हैं। क्या देखते हैं, सॉल्ट का फैमिली क्या क्या है। जिस तरह सबका फैमिली होता है सॉल्ट का भी फैमिली है। तो आप इसको ऐसे समझिएगा, सबसे पहले सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सॉल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, एसिड के जो सॉल्ट होंगे इस फैमिली ग्रुप को जो बिलोंग करेंगे उसका सॉल्ट का नेम में क्या लगेगा, क्लोराइड। ठीक है, और जो सल्फ्यूरिक एसिड के फैमिली को बिलोंग करेगा उसके सॉल्ट में क्या नेम आएगा, सल्फेट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है। कार्बोनिक एसिड के ग्रुप का जो सॉल्ट होगा वो कैसे नाम से रिप्रेजेंट किया जाएगा, कार्बोनेट। ओके, एंड एसिटिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एसीटेट। एंड नाइट्रिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसके फैमिली ग्रुप को, नाइट्रेट। तो आप ना ये सॉल्ट में देखो ये नहीं लिखा होगा, आपका सॉल्ट में ये नेम होगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कैसे ये आता है, कैसे आता है। तो बस आपको पहले ये जानना है, ये क्लोराइड अगर सॉल्ट के नेम में क्लोराइड वर्ड है तो आपको ये समझ जाना है ये क्लोराइड कौन से फैमिली का है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फैमिली का है। ठीक है, सल्फेट अगर उसमें गया होगा तो सल्फेट कौन सा फैमिली को बिलोंग करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड को। कार्बोनेट होगा तो कार्बोनेट कौन सा फैमिली से बिलोंग करेगा, कार्बोनिक एसिड को। ठीक है, एसीटेट होगा तो कौन से फैमिली को बिलोंग करेगा, एसिटिक एसिड को। एंड नाइट्रेट कौन से फैमिली को, नाइट्रिक एसिड को। समझ गया है, क्लियर है ना, सिंपल है। ये इसके सॉल्ट है, सॉल्ट के नेम दिए हुए मैंने। ठीक है, और ये इसका फैमिली ग्रुप है यहाँ पे। तो क्लोराइड इज फॉर क्लोराइड हाइड्रोक्लोरिक, सल्फेट इज फॉर सल्फ्यूरिक, कार्बोनेट इज फॉर कार्बोनेट। देखिए ये सॉल्ट जो बनता है एसिड बेस रिएक्ट करके, ये डिपेंड करता है एसिड और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल होगा। क्या होगा, सॉल्ट का नेचर न्यूट्रल सॉल्ट होगा, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो किसी का इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। लेकिन इफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को समझिएगा आप। स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड वीक बेस है, ठीक है, तो सॉल्ट जो आपका होगा, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक हो। क्योंकि ये वीक बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, तो असर जो सॉल्ट में रहेगा वो किसका रहेगा, स्ट्रॉन्ग का, दैट इज एसिडिक नेचर रहेगा। सिमिलरली इफ स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है, बेसिक इन नेचर, ठीक है, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड कैसा है, वीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ आ रहा है ना। न्यूट्रल कब होगा, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होंगे, एसिड और बेस दोनों क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है तो सॉल्ट जो फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक इन नेचर हो। क्लियर, स्ट्रॉन्ग है उसी का असर हमें सॉल्ट में दिखाई देगा। क्लियर है, को हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रॉन्ग में देखोगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हम ले लेते हैं HCl, ठीक है, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, तो आपका सॉल्ट क्या फॉर्म होगा, सोडियम क्लोराइड NaCl। ये क्या है,
न्यूट्रल जो हमारे किचन में मिलता है, हम खाते हैं इसको, है कि नहीं, ये हम कंज्यूम करते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, न्यूट्रल है। और आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस का अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हो तो देख लीजिए, HCl के साथ एमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट जो आप और Cl दैट इज एमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये कैसा नेचर का है, एसिडिक इन नेचर होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस में हम एक एग्जांपल देखते हैं और वीक एसिड में, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका CH3COOH दैट इज COONA दैट इज सोडियम एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम एसीटेट, ठीक है। सी राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो, पोटाशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट एंड एमोनियम क्लोराइड। इन सब का आपको क्या लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है। तो अगर हम चाहें तो केमिकल फॉर्मूला कैसे, पोटाशियम सल्फेट, अगर आप नेम देखते हैं पोटाशियम सल्फेट में, पोटाशियम सल्फेट, तो आपको पता है ये सॉल्ट जो बना है एसिड एंड बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। तो देखिएगा ये आपका एसिड फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपका बेस फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। पहला जो नेम जो होता है ना ये सॉल्ट का, उसमें फर्स्ट पार्ट जो बेस ग्रुप का होता है और सेकंड पार्ट जो एसिड ग्रुप का होता है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे देखें पोटाशियम, तो आपको पता होनी चाहिए पोटाशियम ये बेस से आया ना, तो बेस में तो हाइड्रोक्साइड होगा, इट मीन्स इसका फैमिली का अगर केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो पोटाशियम का सिंबल क्या होता है, के। सल्फेट का क्या है, SO4, पोटाशियम सल्फेट, ठीक है। सल्फेट का चार्ज कितना होता है, 2 होता है, पोटाशियम का होता है K2SO4, ठीक है। उसी तरह आपको इसका लिखना है सोडियम सल्फेट, तो Na, सोडियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, सोडियम इज Na, सल्फेट के लिए SO4। अभी सल्फेट का चार्ज 2 होता है, Na का 1, तो ये 2 इधर आ जाए, Na2SO4, ठीक है। सिमिलरली कैल्शियम सल्फेट, सेम मैनर में हम बाकी सबका ऐसी तरह लिख लेंगे, ठीक है ना। कैल्शियम का क्या हो जाएगा, Ca, सल्फेट का SO4। अभी चार्ज देख लीजिए, कैल्शियम का 2 होता है, सल्फेट का 2, कैंसिल हो जाएगा दोनों, तो कैल्शियम CaSO4, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सारे सॉल्ट को आप ऐसे लिख लेना। नाउ आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स मे बी ऑब्टेन। अब आपको देखो इस सॉल्ट्स को देख के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से एसिड एंड बेस से बना है। तो आप बता, मैंने आपको समझाया था ना स्टार्टिंग में कि आप इसका ग्रुप देखो, आगे वाला तो हमेशा याद रखना, ये वाली फर्स्ट जो स्टार्टिंग नेम होता है सॉल्ट की, ये हमेशा बेस से आते हैं, ठीक है, और ये एसिड से आता है, ठीक है ना। तो मैंने समझा ही दिया आपको, आगे वाले में फर्स्ट जो पार्ट होता है ना, इसमें कुछ टेंशन नहीं है, ये तो किससे आएगा, सोडियम है तो ऑफकोर्स हाइड्रोक्साइड होगा, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका अगर हम देखें बेस कौन सा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ। और ये पोटाशियम का क्या हो जाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। लेकिन अब अगर हम इसको देखें, ये कौन सा एसिड है, तो मैंने बताया था सल्फेट इज फॉर सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब H2SO4, राइट। ये भी कौन से एसिड से आया है, H2SO4, सल्फेट इज फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, राइट, H2। अगेन ये भी वही है, सेम H2SO4। समझ आया आपको, ये फर्स्ट वाले पार्ट बेस से आते हैं, और बेस का तो आपको नेम दिया ही है, बस उसमें OH लगा देना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम है। और सेकंड पार्ट जो होते हैं वो एसिड से होते हैं, तो एसिड का मैंने बताया कौन से फैमिली से, ये आपको फाइंड आउट कर। सल्फेट इज फ्रॉम सल्फर, राइट, सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा हम थोड़ा अलग वाला देख लेते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो
तो अब सोडियम क्लोराइड में देखिए, ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया, हमें पता चल गया। क्लोराइड मैंने बताया था, क्लोराइड इज कम फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज HCl। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत ईजी, आप अब समझ जाओगे ना, अब आप कर लोगे ना। चलिए एक और देख लेते हैं हम, सोडियम कार्बोनेट। यस, सोडियम कार्बोनेट। तो अब आप इसका बताइए, इसका फैमिली कौन से एसिड एंड बेस से है? तो सोडियम कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और कार्बोनेट कौन सा एसिड से आया है? कार्बन, H2CO3। ये है आपका कार्बोनिक। कार्बोनिक से क्या आता है? कार्बोनेट। ठीक है, तो आपको मैंने जो ये सॉल्ट यहाँ सिखाया था ना, ये याद हो जाना। कौन से एसिड से क्या फैमिली के नेम आते हैं, ये आपको याद करना होगा। ठीक है, आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस उसका। ठीक है, सॉल्ट को देख के। नाउ सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए NaCl एंड Na2SO4 में क्या बोला जा रहा है कि अगर दोनों का रेडिकल्स मतलब चार्ज सेम है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, दोनों में सोडियम सोडियम सेम चार्ज है ना, तो ये दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं। ठीक है, सेम फैमिली ऑफ सोडियम सल्फेट को बिलोंग करते हैं, सोडियम सॉल्ट्स को बिलोंग करते हैं। सिमिलरली सोडियम क्लोराइड एंड पोटाशियम क्लोराइड, ये दोनों में क्लोरीन एंड इसमें भी क्लोरीन Cl- है, तो ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? क्लोराइड सॉल्ट को। ठीक है, इसी तरह आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सॉल्ट के फैमिली को। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट, pH ऑफ सॉल्ट्स। एक्टिविटी 2.14, कलेक्ट following salt sample: sodium chloride, potassium nitrate, aluminum chloride, zinc sulfate, copper sulfate, sodium acetate, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Some other salt you can also take. ठीक है, तो ये सॉल्ट को हमें कलेक्ट करना है। चेक देयर सोल्यूबिलिटी इन वाटर, इसका सोल्यूबिलिटी हमें वाटर में चेक करना है, मतलब डिस्टिल वाटर ओनली। ठीक है, check the action of this solution on litmus and find the pH using a pH paper. ठीक है, which of the salt are acidic, basic or neutral? Identify the acids or bases used to form the salt. Report your observation in table 2.4. तो इस टेबल में आपको रिप्रेजेंट करना है सॉल्ट, pH, एसिड यूज्ड, बेस यूज्ड। टोटल हमें इसमें गिवन है एसिड और बेस हमें फाइंड आउट करनी। तो ये कौन सा बेस है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एसिड क्लोराइड HCl से आ जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इसका, क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो pH क्या होगा? न्यूट्रल हो जाएगा, दैट इज pH क्या आ जाएगा? 7, है कि नहीं? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट जो बनेगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, मैंने बताया था। नेक्स्ट, पोटाशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3। ठीक है, तो अगर हम इसमें बेस देखें तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है और एसिड क्या है? नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसका pH क्या होगा? अगेन दोनों, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों का सॉल्ट न्यूट्रल होगा, तो pH कितना होगा न्यूट्रल के लिए? 7। एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, तो इसमें बेस क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड कौन सा हो जाएगा? HCl। तो इसका आप अगेन, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो pH क्या हो जाएगा? अगेन 7। क्यों 7 हो रहा है आप समझ रहे हो ना? क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल सॉल्ट बनाएंगे, तो ठीक है। नेक्स्ट, जिंक सल्फेट ZnSO4। ठीक है, अब देखिए इसमें एसिड और बेस आपको बताना है। बेस क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट हाइड्रोक्साइड, ठीक है, फर्स्ट वाला बेस होता है, ये वाला एसिड, और एसिड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपका सॉल्ट जो बनेगा न्यूट्रल होगा, तो pH 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारे पास? कॉपर सल्फेट CuSO4। ठीक है, तो आपका कॉपर सल्फेट में बेस हो जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4। तो आपका देखिए, अब इसमें समझिएगा आप, हाँ, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड क्या है? वीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट जो बनेंगे एसिडिक इन नेचर होगा। सॉल्ट क्या होगा? एसिडिक इन नेचर, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, एसिड स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो pH का वैल्यू क्या होगा?
अगर एसिड है तो लेस देन 7 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 7, समझ रहे हो आप, ठीक है। देन कॉपर सल्फेट के बाद क्या है, सोडियम एसीटेट, दैट इज सोडियम एसीटेट Na2CH3COOH, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड CH3, ठीक है, CH3COOH, CH2 हो जाएगा। तो इसमें इसका pH देखिए क्या होगा, अगेन देखिए अभी ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये क्या है, वीक एसिड है। तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कौन है यहाँ पे, बेस है, तो सॉल्ट का नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक होगा, मतलब pH क्या होगा, मोर देन 7, ठीक है, समझ आ गया ना आपको। तो आप इस तरह सबका निकाल लोगे, ऑलमोस्ट मैंने सब करा ही दिया है। लास्ट है Na2CO3, ठीक है। इसका अगर हम देखेंगे एसिड, इसमें बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड है H2CO3, कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड अगेन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो सॉल्ट का नेचर क्या होगा, मोर देन 7 होगा, क्योंकि बेस है ना इसीलिए, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब इसमें बेस आपका क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड है प्लस ये सॉल्ट कौन सा है, कार्बोनिक एसिड है, दैट इज H2CO3। तो इसका pH सेम आ जाएगा आपका मोर देन 7, ठीक है। आई होप आप समझ गए हो ना कैसे हम सॉल्ट को फाइंड आउट करेंगे, उसका pH। आप देखिए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, तो pH फाइंड आउट आप एग्जाम में नहीं कर सकते। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सॉल्ट का नेचर किस बेसिस पे डिपेंड करता है, कि उसके एसिड और बेस पे डिपेंड करता है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर दो एसिड और बेस में से कोई एक स्ट्रॉन्ग होगा तो उस सॉल्ट का नेचर भी उसी के अकॉर्डिंग होगा जो उसमें से स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, क्लियर है ना। और आपको ये पता है ना, स्ट्रॉन्ग होगा अगर एसिड अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो 7 होगा pH, अगर एसिडिक है तो लेस देन 7 हो जाएगा, और अगर बेसिक है तो मोर देन 7 हो जाएगा। बस हमें ये दिखा देना है, तो एग्ज़ाम में ये आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7, ठीक है। On the other hand, salts of a strong acid and a weak base are acidic with pH value less than 7. Clear? And those of a strong base and a weak acid are basic in nature with pH value more than 7. Clear है ना? जो अभी मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। चलिए नेक्स्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट से केमिकल्स क्या क्या फॉर्म होते हैं। तो कॉमन सॉल्ट क्या क्या है, कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl, ठीक है, जो हमारे किचन में मिलता है ना हमें, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं NaCl, उसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। सी, बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज कॉल्ड सोडियम क्लोराइड, ठीक है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है। सो दिस इज़ द सॉल्ट दैट यू सी इन फूड, ठीक है, ये वही सॉल्ट है जो हम अपने फूड में कुक करते समय यूज़ करते हैं। You must have observed in the above activity that it is a neutral salt. Yes, NaCl क्या है, neutral. चलिए नेक्स्ट, सी वाटर contain many salts dissolve in it. जो सी वाटर होता है उसमें बहुत deposits of solid salt are also found in several parts of the world. This large crystal are often brown due to impurities. सॉल्ट के क्रिस्टल जो मिलते हैं हमें लार्ज फाउंड होते हैं, वो कैसे कलर में होते हैं, ब्राउन कलर में होते हैं। तो ब्राउन कलर वो सॉल्ट का कलर नहीं होता, वो एक्चुअली इम्प्योरिटीज़ उसमें बहुत सारे होते हैं, उसकी वजह से वो ब्राउन कलर हमें दिखता है, ठीक है। एंड दिस इज़ कॉल्ड रॉक सॉल्ट। तो उस ब्राउन कलर वाले सॉल्ट को, क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, रॉक। सी, बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक ए कॉल, ठीक है। तो देखिए रॉक, ये सी है बाइगोन एजेस, जब ये सूख जाता है ये सी,
तब क्या होता है, रॉक सॉल्ट मिलता है हमें, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट को भी इसी तरह मारा जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है जिस तरह कोल का प्रोसेस होता है। ओके, नेक्स्ट, you must have heard about Mahatma Gandhi's Dandi March. Did you know that sodium chloride was such an important symbol in our struggle for the common salt thus obtained is an important raw material for various material of daily such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more. Let us see how one substance is used for making all these different substances. So सिर्फ एक कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड से हम बहुत और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं कॉमन सॉल्ट का यूज़ करके, ठीक है। तो क्या क्या प्रोसेस है, कैसे ऑब्टेन करते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। सबसे पहला देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में मिक्स किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्राइन। का क्या नाम रखा जाता है, ब्राइन। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो ये डिकम्पोज होकर क्या प्रोड्यूस करता है, क्या फॉर्म करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली process because of the product formed chlor for chlorine and alkali for sodium hydrochlorine, इसीलिए क्लोरीन के लिए क्लोर वर्ड यूज़ किया गया, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है ना, अल्कली है इसलिए अल्कली। तो दोनों से क्या लिया गया, क्लोर अल्कली, ठीक है। क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं जिसको हम ब्राइन कहते हैं, इसको जब मिक्स किया जाएगा तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। सो क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहाँ आता है, एनोड में आता है, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड, और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे आके डिपॉजिट होता है, कौन से रोड में, कैथोड में। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन कहाँ फॉर्म हो रहा है, कैथोड के पास में फॉर्म होता है। द 3 प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस आर ऑल यूजफुल। तो ये जो 3 प्रोडक्ट फॉर्म हुआ ना इसमें, ये तीनों प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इसका डिफरेंस। चलिए इसको समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो आप इस प्रोसेस को समझिए, ये सोल्यूशन से ब्राइन मतलब इसमें क्या मिक्स किया गया, सोडियम क्लोराइड। ये वाटर में सोडियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया जाता है तो उस सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं, ब्राइन। ओके, तो यहाँ पे एक एनोड रोड है और यहाँ पे कैथोड रोड है, ठीक है ना। एनोड मतलब पॉजिटिव चार्ज, कैथोड मतलब नेगेटिव। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट, ठीक है। तो इसमें ये एनोड में क्या जाके अटैच्ड हो जाएगा, इस एनोड में हमने देखा ना, यहाँ पे अभी हमने पढ़ा कि क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड। क्लोरीन गैस कहाँ जाएगा, एनोड में जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है। एंड हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगा, कैथोड में, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव है और ये कैथोड नेगेटिव है तो उसमें जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है आपको, राइट। तो देखिए नेगेटिव चार्जेस एक तरफ हो गए और पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ सेपरेट आउट हो गए, राइट। तो यहाँ से क्लोरीन गैसेस आउट होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस आउट होगा, और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड Na और ये OH कंबाइन करके क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सो आपको ये याद रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है, इसका यूजेस दिया हुआ है। क्लोरीन का यूज़ कहाँ किया जाता है, देखिए क्लोरीन का यूजेस वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को क्लीन करने के लिए, स्विमिंग पूल में यूज़ किया जाता है, PVC बनाने में, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, CFC, पेस्टिसाइड्स, ये सब में क्लोरीन का यूज़ होता है। हाइड्रोजन का कहाँ यूज़ होता है, फ्यूल्स, ठीक है, मार्गेरिन, एमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, ये सब में यूज़ होता है हाइड्रोजन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज़ होता है, de-greasing metals, soaps and detergents, पेपर मेकिंग, आर्टिफिशियल फाइबर्स। तो ये यूजेस है गिवन है, हाँ, ये ब्रैकेट में यूजेस गिवन है।
चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस किसको कहते हैं हम? ठीक है, क्यों कहते हैं क्लोर अल्कली? क्योंकि ये क्या बनाता है, क्लोरीन एंड अल्कली बनाता है, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर। You have already come to know that chlorine is produced during the electrolysis of aqueous sodium chloride, right? हमने देखा जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है सोडियम क्लोराइड दैट इज ब्राइन का, तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड देन इस क्लोरीन गैस का क्या यूज़, इस क्लोरीन गैस का फिर यूज़ किया जाता है और इसका यूज़ करके ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। So bleaching powder is produced by the action of chlorine on dry slaked-lime. ब्लीचिंग पाउडर को कैसे बनाया जाता है, क्लोरीन गैस को ड्राई स्लेक लाइम के ऊपर से पास किया जाता है, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर रिप्रेजेंटेड एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज स्लेक लाइम, इससे क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तो क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्लस H2O, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो आपका इसका केमिकल नेम, इसमें इसका ये केमिकल नेम क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर, राइट। प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, इसको ये दोनों का रिएक्शन होता है, तो ये रिएक्शन को याद कर लीजिएगा, ये इसका प्रिपरेशन में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, देन ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस, आप देखिए एग्जाम में यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है सबका, आप यूजेस याद कर लीजिए, प्रिपरेशन याद कर लीजिए, केमिकल नेम। ठीक है, आफ्टर दैट कॉमन नेम, यूजेस देख लीजिए। फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनेन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry. Next, as an oxidizing agent in many chemical industry, and to make drinking water free from germs. ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस हो गए, 3 दिए हैं, आप याद कर लीजिएगा सबका। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़े। देखिए एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि क्रिस्पी पकौड़ा बनाने में यूज़ करते हैं किचन में, उस सब्सटेंस का क्या नाम है, बस हिंट हमें ये दिया था क्रिस्पी पकौड़ा में यूज़, तो आपको ये फाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, क्या है केमिकल नेम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फॉर्मूला NaHCO3। इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किसका यूज़ करके, सोडियम क्लोराइड का। देख लीजिए NaCl H2O प्लस CO2 एंड प्लस एमोनिया NH3। देखिए 4 चीज़ मिल के NaCl H2O CO2 NH3, ये चारों बनाता है एमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ठीक है, सो डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। यस, हमने देखा था ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा था, इसमें स्ट्रॉन्ग कौन था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो कार्बोनिक एसिड से आया, तो ये कैसा नेचर का था, बेसिक नेचर का था। कैन यू को रिलेट वाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। यस, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर है, इसीलिए हम इसे यूज़ करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है ये। ठीक है, इट इज़ अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। ये कैसा है, माइल्ड है और बेसिक नेचर का सॉल्ट है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज़ हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो आप जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अपने फूड कुक करते समय ऐड करते हो तो हीट करते हैं, राइट। तो जब हीट करते हैं तो क्या होता है रिएक्शन, इसमें देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब हम फूड में मिला के फिर उसको कुक करते तो मतलब हीट करते हैं उसको, तो हीट करते तो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है, उससे क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। तो इसका बहुत सारे यूजेस हैं। यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना, बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। ठीक है, कैसे बनता है देखिए, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा दैट इज सोडियम हाइड्रोजन का एंड ए माइल्ड एडिबल एसिड सच एज
tartaric acid, ठीक है. When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction takes place. जब बेकिंग पाउडर को हीट करते हैं हम, ठीक है, या वाटर में मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन होता है. देखिए NaHCO3 प्लस H प्लस आयन, मतलब किसी भी एसिड से, ठीक है, ये H प्लस आयन कहाँ से है? फ्रॉम एनी एसिड. दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ दोनों के बीच में, तो क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड फॉर्म होगा. ठीक है. सो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. तो यही इसमें क्या प्रोडक्शन हुआ? CO2 का ना. इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन की वजह से केक या ब्रेड स्पॉन्जी एंड सॉफ्ट हो जाता है. ठीक है. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड. ठीक है, ये एंटासिड का भी इंग्रेडिएंट्स है. बीइंग एल्केलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड रिलीफ. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. फायर एक्सटिंग्विशन में भी इसका यूज़ होता है. नेक्स्ट, वॉशिंग सोडा. अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3 10 molecules of H2O, that is washing soda. इसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा. ठीक है. सोडियम कार्बोनेट 10 molecules of water, इसे हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा. You have seen above that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. ये जो सोडियम हमने ऊपर देखा था, सोडियम कार्बोनेट कैसे ऑब्टेन हुआ था? जब हम बेकिंग सोडा, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट फॉर्म होता है. सो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा. तो वापस से जब अगर हम सोडियम कार्बोनेट में वाटर ऐड करेंगे तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा? वॉशिंग सोडा ऑब्टेन हो जाएगा. देखिए, सोडियम कार्बोनेट मिक्स विथ 10 molecules of water, you will get sodium carbonate 10 molecules of water, that is washing soda. What does 10 molecules of H2O signify? अब देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है. अभी हमने सिंपल से याद रखना, सोडियम कार्बोनेट में बस 10 molecules of water आ जाता है तो इसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे जो 10 molecules of water है, इसका क्या मतलब है? डज इट मेक Na2CO3 वेट? तो ये 10 molecules of water का मतलब क्या है? वो सोडियम कार्बोनेट को भिगा देता है, क्योंकि इसमें तो पानी है. तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो भीगा फॉर्म में होगा, मतलब पानी ये लिक्विड फॉर्म में है, भीज गया होगा. राइट. वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन. तो नेक्स्ट सेक्शन में मतलब आगे अभी हम पढ़ेंगे कि ये 10 molecules का मतलब क्या है. ये अगर 10 molecules of water है तो वो भीगा फॉर्म में क्यों नहीं होता? नहीं होता है लेकिन भीगा फॉर्म में तो. ठीक है, चलिए देखते हैं आगे. सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल्स फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल. ठीक है. तो यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा का? यूजेस देख लेते हैं. सोडियम कार्बोनेट is used in glass, soap and paper industries. It is used in manufacture of sodium compounds such as borax. Sodium carbonate can be used as a cleaning agent for domestic purpose. It is used for removing permanent hardness of water. ठीक है. तो ये 4 important uses हो गए वॉशिंग सोडा के. चलिए, are the crystal of salt really dry? देखिए, हम जो सॉल्ट देखते हैं, किचन के ही सॉल्ट है या बहुत सारे लैब में हमने सॉल्ट देखा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट है, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, ये भी सॉल्ट है. बट क्या ये सच में दिखने में तो ये ड्राई लगता है ना हमें, है कि नहीं? बस क्रिस्टल इसका दिखाई देता है हमें, वाटर तो उसमें होता नहीं. बट वो क्या सच में ड्राई फॉर्म में है जिस तरह हमें वो दिखता है? देखिए, इसको क्या करेंगे हम, कॉपर सल्फेट इसको टेस्ट करते हैं, इस एक्टिविटी में देखते हैं. कॉपर सल्फेट ले लिया हमने, जिसे हीट कर रहे हैं. व्हाट इज़ द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग? तो हीट करने के बाद इस कॉपर सल्फेट का कलर में क्या चेंजेस आया? डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? तो आप जब हीट करोगे आपको इस ट्यूब में बॉइलिंग मतलब वाटर का ड्रॉपलेट्स दिखाई देगा. ठीक है. वेयर हैव दिस कम फ्रॉम? तो वो जो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया? ठीक है. हमने तो पानी मिक्स नहीं किया था, हमने बस सॉल्ट को हीट किया था. 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. फिर उसमें हमें क्या ऐड करने को कहा गया? 2-3 drops of water ऐड करने के आफ्टर हीटिंग के बाद. ठीक है.
व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो वाटर ऐड करने के बाद अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है, ये ध्यान। इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड? तो क्या हीट करने से पहले कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो हीट करने के बाद बोल रहा है कि जब हमने फिर से वाटर ऐड किया आफ्टर हीटिंग, फिर से वो ब्लू कलर में चेंज हो गया क्या? तो देखिए, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक्चुअल में वो कॉपर सल्फेट जो हमें ड्राई फॉर्म में दिखता है, उसमें एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल दिस वाटर इज रिमूव्ड। जब हम इसे हीट कर रहे थे तो हमें दिखाई दिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमें क्या दिखाई दिया था? वाटर का ड्रॉप्स दिखाई दिया था, राइट। तो वो ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया था? इसी सॉल्ट से निकला था जब हम उसे हीट कर रहे थे, ठीक है। When we heat the crystal, this water is removed and the salt turns white. तो ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट वाइट कलर में चेंज हुए, क्योंकि इसके अंदर जो क्रिस्टल ऑफ वाटर था वो वेपर बन के निकल गया था यहाँ से, ठीक है। इफ़ यू मॉइस्टन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, और जब हमने दोबारा इसमें वाटर ऐड किया था तो वापस से ये ब्लू कलर हो गया था। मतलब जब वापस से हमने उसमें पानी डाल दिया, यू विल फाइंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। तो वापस से वो कलर कैसा हो गया? सॉल्ट का ब्लू कलर हो गया फिर से, राइट। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। दिस इज इम्पॉर्टेंट। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो ये एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 1 यूनिट ऑफ सॉल्ट में, क्लियर, ठीक है। ये याद रखिए। कॉपर सल्फेट, जैसे कि अभी हमने देखा वॉशिंग सोडा में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है? इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट में कितना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है? 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है, क्लियर। वो क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन, ठीक है, क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में नहीं दिखता है हमें। जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो वेपर बन के निकलता है और फिर हमें ड्रॉप उसका दिखाई देता है वाटर का। सो ये डेफिनेशन हो जाएंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट्स। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। यस, कितना प्रेजेंट है उसमें? 5 यूनिट, ठीक है इसमें। यस, यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट में कितना है वाटर मॉलिक्यूल्स? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट इज कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। मतलब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है कॉपर सल्फेट का? 5 मॉलिक्यूल। Now you would be able to answer the question whether the molecules of sodium carbonate 10 molecules of water is weight. So answer is no, ठीक है। वो क्यों वेट नहीं रहता है? क्योंकि वो क्रिस्टल के फॉर्म में रहता है, क्रिस्टल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, इसीलिए ये वेट नहीं रहता है। One other salt which possesses water of crystallization is gypsum. एक अदर सॉल्ट है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जिस सॉल्ट का क्या नाम है? जिप्सम, ठीक है। इट हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जिप्सम में वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। इट हैज़ द केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। देखो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है। लेट अस लुक इनटू द यूज ऑफ दिस सॉल्ट। तो इस सॉल्ट का यूज देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये जितने हमने सॉल्ट पढ़े बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल्स एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखिए जब हम जिप्सम को हीट करते हैं कितना टेम्परेचर में? 373 केल्विन में। ये टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना है। हाँ, कि जब हम जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं, इसकी जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन था वो लूज हो जाता है, ठीक है, एंड वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। क्या में कन्वर्ट होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसे हम कैसे लिखेंगे? CaSO4 डॉट हाफ H2O, ठीक है। हेमी का मतलब हाफ होता है ना,
इसलिए हाइड्रेट मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स, तो हाफ हेमी हाइड्रेट। दिस कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। समझ आया आपको? जिप्सम से क्या बन रहा है? जिप्सम को जब हम हीट करते हैं तो उससे क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्लियर है? तो जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है? द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन इन द राइट पोजिशन, राइट। आप जब हमारा बोन फ्रैक्चर होता है तो डॉक्टर जो हमें वाइट कलर का सीमेंट जैसा सब्सटेंस यूज़ करता है ना, वो क्या होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज a white powder and on mixing with water it changes to gypsum। और अगर आप उसे वाटर के साथ फिर से मिक्स कर दोगे तो ये वापस जिप्सम फॉर्म करता है, once again giving a hard solid mass। ठीक है? तो देखिए CaSO4 हाफ H2O, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसके साथ 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्स होगा तो ये क्या बनेगा? जिप्सम, दैट इज कैल्शियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। हाफ और 1.5 मिलके क्या होता है? 2 हो जाएगा ना, तो इसलिए 2 molecules of water। So note that only half a water molecules is shown to be attached as water of crystallization। ठीक है? क्या बोला यहाँ पे? हाफ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो हमें दिखाई दे रहा है वो सिर्फ अटैच्ड होता है। ठीक है? क्रिस्टलाइजेशन में। How can you get half a water molecules? It is written in this form because two formula units of calcium sulfate share 1 molecules of water। ठीक है? of Paris is used for making toys। ठीक है? तो इसका ये यूजेस हो जाएगा, कहाँ पे यूज़ किया जाता है? टॉयज़ बनाने में, मटेरियल फॉर डेकोरेशन एंड फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ। ठीक है? तो आपको और भी बहुत सारे यूजेस फाइंड आउट करने हैं। वाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो क्यों कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं? देखिए इसलिए क्योंकि फर्स्ट टाइम जिप्सम है, फर्स्ट टाइम पेरिस में फाउंड हुआ था। ठीक है? ये जिप्सम फर्स्ट टाइम कहाँ मिला था? पेरिस में मिला था। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, क्योंकि पेरिस से ही ये मंगाया जाता है। ओके? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चैप्टर इज ओवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।